और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। 2008 में हुए पानगांव फसाद केस के 13 मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने यह फैसला सुनाया। साथ ही महाराष्ट्र हुकूमत की अर्जी को भी मुस्तरद कर दिया गया। जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र लीगल टीम की कोशिशों के नतीजे में अक़लियती फ़िरक़े के 13 नौजवान बरी कर दिए गए हैं। 2 साल पहले 43 अफराद को जिला एडिशन सेशन कोर्ट ने बरी किया था। महाराष्ट्र हुकूमत ने इस फैसले को चैलेंज किया था। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट में 13 मुलजिमीन की अर्जियों पर समाअत हुई और लंबी बहस और कानूनी नुकात पर गौर खौस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 13 मुलजिमीन को बरी कर दिया और महाराष्ट्र हुकूमत की अपील को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि 26 दिसंबर 2008 को लातूर के पानगांव में फ़िरक़ेवाराना फसाद हुआ था। इस फसाद में 3 अफराद मारे गए थे। और आइए डालते हैं एक नजर, क्या है पूरा मामला। 2008 पानगांव फसाद केस, 13 मुलजिमीन हुए बाइज्जत बरी। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने सुनाया फैसला। महाराष्ट्र हुकूमत की अर्जी मुस्तरद। जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र लीगल टीम की कोशिशों का नतीजा। 2 साल कबल 43 अफराद को जिला एडिशन सेशंस कोर्ट ने किया था बरी। महाराष्ट्र हुकूमत ने फैसले को किया था चैलेंज। बॉम्बे हाई कोर्ट में 13 मुलजिमीन की अर्जियों पर हुई समाअत। तवील बहस और कानूनी नुकात पर गौर खौज के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला। अदालत ने महाराष्ट्र हुकूमत की अपील को किया मुस्तरद। 26 दिसंबर 2008 को लातूर के पानगांव में हुआ था फ़िरक़ा वाराना फसाद। फसाद में 3 अफराद मारे गए थे। पुलिस ने अक़लियती फ़िरक़े के 100 लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में कुछ लोगों को तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया था। बकिया के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा हुआ था दर्ज। 9 बरसों से लातूर एडिशनल सेशन अदालत में चल रहा था मामला। 2 साल पहले सेशन कोर्ट ने 43 अफराद को बाइज्जत बरी कर दिया था। हुकूमत महाराष्ट्र की अपील पर दोबारा बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई समाअत और आखिरकार अक़लियती फ़िरक़े के 13 अफराद को भी बरी कर दिया गया। 2008 आगे बढ़ेंगे। वंचित अघाड़ी के सदर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने ईवीएम हैकर्स को क्लीन चिट देकर बीजेपी के हक में राह हमवार कर दी है। इस तरह का इल्जाम बहुजन क्रांति मोर्चे के कौमी कन्वीनर वामन मेश्राम ने आयद किया। वो औरंगाबाद में एक जलसे से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत में वामन मेश्राम ने ये इल्जाम भी आयद किया कि वंचित और MIM दोनों की डोर महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है। बहुजन क्रांति मोर्चा लीडर ने यह भी दावा किया कि बीजेपी की हिमायत से ही MP इम्तियाज जलील को कामयाबी मिली। मैक्स महाराष्ट्र में उनका इंटरव्यू आया है कि हैकर्स मेरे पास आए थे और हैकर्स ने मुझे लिख कर दिया नहीं करेंगे। इसका मतलब है प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि अब वो जो बदमाश थे वो संत हो गए, वो साधु हो गए, अब नहीं करेंगे कुछ। तो ये बयान बीजेपी RSS और फडणवीस की मदद करने वाला बयान है। और ये बयान प्रकाश जी क्यों दे रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है कि प्रकाश जी का फैसला, वंचित आघाड़ी का फैसला फडणवीस जी कर रहे हैं और MIM का फैसला भी फडणवीस जी कर रहे हैं, दोनों। MIM के रियासती सदर इम्तियाज जलील के वंचित बहुजन अघाड़ी से MIM की अलहदगी के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में सियासी मंजरनामा बदलता दिखाई दे रहा है। वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर ने मीडिया से खिताब के दौरान कहा कि लोकसभा इंतखाबात में मुसलमानों ने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया था। इसके बावजूद वंचित बहुजन अघाड़ी असेंबली इंतखाबात में रियासत भर में 20 से 25 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। वहीं MIM के मौक़िफ़ पर प्रकाश अंबेडकर का कहना था कि वंचित बहुजन अघाड़ी से अलहदा होना MIM का जाती फैसला है। त्याची वाटचाल करण्याचा अधिकार आहे
तो अधिकार MIMला सुद्धा आहे. मागच्या लोकसभेमध्ये आम्ही युतीमध्ये होतो. कदाचित आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये युतीमध्ये नाही अशी असणारी परिस्थिती दिसते. त्याच्यामुळे MIM जे काही मार्ग आखेल त्या मार्गाला आमच्या शुभेच्छा राहतील. आम्हाला मागच्या ह्याच्यामध्ये मुस्लिम मतं मिळालीच नाहीत. त्याच्यामुळे या युतीचा तेवढा आमचं नुकसान नाही असं मी त्या ठिकाणी मानतो. पण एक होतं की मुस्लिम मानसिकता जी होती की त्यांना वाटत होतं की यामार्फत आपल्याला एक स्वतःचं प्रतिनिधित्व मिळेल अशी परिस्थिती होती. परंतु आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये ज्या पद्धतीने लोकसभेच्या नंतर मुस्लिम समाज हा पूर्णपणे वंचित बहुजन आघाडीकडे झुकलेला आहे आणि आम्ही जसं म्हणालेलो आहोत की येणाऱ्या विधानसभेमध्ये किमान 25 विधानसभेच्या जागा मुस्लिम उमेदवाराला दिल्या जातील. त्यावरनं त्यांचा कॉन्फिडन्स फार मोठा आहे वंचित बहुजन आघाडीवरती असं आम्ही मानतो. असम्बली इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम के मामले में इत्तेफाक राय न होने के सबब MIM ने वंचित बहुजन आघाड़ी से किए गए इत्तेहाद से खुद को अलग कर लिया. अपने तौर पर उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी भी शुरू कर दी. MIM के इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने अपने तासुरात का इजहार किया और पर्चा नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन तक MIM के साथ अगर इत्तेहाद करने के लिए रजामंदी जाहिर की. फारूक अहमद ने नांदेड़ में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी में अलग अलग दर्जनों तबकात की तंजीमें शामिल हैं, जिसकी वजह से तमाम तबकात को साथ लेकर चलने में सीटों की तकसीम की जा रही है और ऐसे में मजलिस के हिस्से में अगर कम सीटें भी आती हैं तो इस मामले में नाराज होकर इत्तेहाद से अलग होने के बजाय बातचीत से मसला हल करना चाहिए था. लेकिन MIM के रियासती सदर इम्तियाज जलील ने जल्दबाजी से काम लेकर बहुत बड़ी गलती की, जिस पर उन्हें फिर से गौर खौज करना चाहिए. MIM ने अपने आप को अलग करने का जो इम्तियाज जलील साहब ने फैसला लिया, जिसको 5 दिन के बाद में असद साहब ने तायद की है, तो अभी वंचित की स्ट्रेटजी वही है कि हम असद साहब को क्योंकि असद साहब ने बाला साहब को बड़ा भाई माना है और हम उनको छोटे भाई का दर्जा देते हैं. और बाला साहब ने कहा है कि आखिरी तारीख जो फॉर्म भरने की होती है उस तारीख तक भी MIM के लिए हमारे दरवाजे खुले रहेंगे. कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर के बाहर बसने वाले कश्मीरियों को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मकामी अफराद और इंतजामिया की मदद से उन्हें राहत मैसर आई. एक ऐसा ही वाकया मुंबई में रिहाइश पजीर कश्मीरी गुलकार आदिल गुरेजी का है. आदिल मुंबई में स्ट्रगलिंग सिंगर हैं और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए कश्मीर से मुंबई आए हैं, लेकिन दफा 370 के हटाए जाने के बाद आदिल के मकान मालिक ने उन्हें घर खाली करने को कहा, लेकिन मुंबई पुलिस की मदाखलत के बाद आदिल को इंसाफ मिल सका. अब वो वापस उसी घर में रिहाइश पजीर हैं. हमारे साथी मोहिउद्दीन ने मुंबई में आदिल से खास बातचीत की है. क्या हुआ था और आप जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुंबई में क्या काम करते हैं? एक्चुअली सर आई एम लिविंग हियर फ्रॉम लास्ट 2 years और इससे पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ. दिस इज़ द फर्स्ट इंसिडेंट कि मेरे साथ ये चीज़ जो हुआ अभी, इससे पहले मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कभी. इससे पहले मैं जब अभी 1 अप्रैल को घर गया हुआ था और जाने से पहले मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने रूम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब मैं रेडी करके गया था, जो है पूरा कंप्लीट करके गया था. जो भी चीज़ें, जो भी क्राइटेरिया, जो भी रूल्स है उसके हिसाब से अपना आधार वाधार सब कुछ एग्रीमेंट जो है अपने नाम पे करके गया था और मैंने अपना जो है ब्रोकरेज अपना पैसा दे के मैं चला गया था. आफ्टर दैट जब मैं घर से आया, मैं वहाँ से घर से 1 मंथ के बाद आया, तो मुझे पता चला यहाँ 3 सितंबर में आने के टाइम मुझे ये चीज़ पता चला कि आदिल हमारे जो है ये ब्रोकर लोग हैं, उनने साफ तरीके से ये चीज़ मना कर दिया कि आप हमारे साथ नहीं रह सकते. तो फिर उनने भी दूसरे दिन मुझे कॉल किया कि आप नहीं रह सकते. फिर मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि कोई, मतलब मुझे ये लगा था कि 2-3 दिन बाद शायद ये एवरीथिंग विल बी नॉर्मल इन 3-4 days, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. आई वॉज वेटिंग फॉर 5 days और जाने से पहले 1 दिन पहले जब उनने ये चीज़ बोला और साफ तरीके से ये मना कर दिया कि नहीं आप नहीं रह सकते, एज़ यू नो द सिचुएशन इन कश्मीर, एज़ यू नो द यू आर फ्राम कश्मीर, इसलिए मसला बढ़ गया. जो हमारे ब्रोकर लोग थे उनने ये बोला था कुछ टाइम कि उनने झूठ बोलने की कोशिश की थी कि इसके नाम पे एग्रीमेंट नहीं है. तो फिर उनने फाइनली जो माफ़ी मांगी और पुलिस ने जब उन पे जो प्रेशर बनाया और डायरेक्टली ये चीज़ बोला आपने इस जो है इनके साथ ऐसा क्यों किया
और क्यों आपने इलीगल तरीके से आपने एग्रीमेंट पे जो है नाम क्यों चेंज कर दिया। तो उसकी जब प्रेशर ये मीडिया में बात आई तब उनको लगा कि अब प्रेशर बढ़ रहा है, तब उन्होंने ये बोला कि आदिल वी आर वेरी सॉरी, हमसे गलती होगी, ये पता नहीं उस टाइम हम सोच नहीं पाए क्या करना है। एक बात ये बताइए कि आप सिंगर हैं, 370 हटने के बाद जो है क्या आपको कुछ दिक्कत हुई काम मिलने में? गया था मैंने, और जैसे अपने टैलेंट से रिलेटेड मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गया था, जो ऑलरेडी मैं बहुत सारी प्रोडक्शन हाउस से मुंबई में काम कर चुका हूँ, रुद्रा मीडिया है, थर्ड है, बहुत सारी, और उनको मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी विद मी एंड आई आपके लिए मेरा एक सॉन्ग जो है चांद नाम है उसका, मैं आपके लिए वो गाता हूँ, होप कि आपको पसंद आएगा। न जाओ हमसे दूर यूं हो के तुम मजबूर कि तेरे पीछे हमने छोड़ा है ज़माना। न जाओ हमसे दूर यूं हो के तुम मजबूर कि तेरे पीछे हमने छोड़ा है ज़माना। चांद तेरे बादलों से हाल मेरा पूछो ना, चांद तेरे बादलों से हाल मेरा पूछो ना। थैंक यू। औरंगाबाद शहर के अपाहिज और माजूर अफराद ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रूबरू भीख मांगो धरना देकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। प्रहार संगठन की क़यादत में किए गए इस एहतजाज में सैकड़ों की तादाद में माजूरों ने शिरकत की। संगठन के जिम्मेदारों का कहना है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पिछले 5 बरसों में माजूरों पर 1 रुपया तक खर्च नहीं किया, जबकि हुकूमत के GR के मुताबिक हर साल माजूरों की फलाह बहबूद और बाज़ाबातकारी के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से कॉरपोरेशन को फंड भी मिलता है। माजूरों का इल्जाम है कि कॉरपोरेशन ने माजूरों के हक के नाम पर 10 करोड़ रुपए हड़प कर लिए। अपने हक के लिए बार बार एहतजाज के बावजूद कोई रास्ता नहीं निकला, इसलिए अब भीख मांगो आंदोलन किया जा रहा है। उधर ज़ईफों के मसाइल को लेकर आज नांदेड़ में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। सहयोग ज्येष्ठ नागरिक संघ की जानिब से ये एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मोर्चे की क़यादत तंजीम के सदर डॉक्टर हंसराज वैद्य ने की। शहर के ITI चौक से इस मोर्चे का आगाज हुआ। शिवाजी नगर, कला मंदिर, वजीराबाद से होते हुए जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर मोर्चा एहतजाजी जलसे में तब्दील हो गया। इस दौरान जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया। मेमोरेंडम में बुजुर्ग शहरियों के लिए कई मुतालबात रखे गए। और शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। कर्नाटक के 17 नाअहल करार दिए गए MLAs को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की आजिलाना समाअत करने से ही इनकार कर दिया। जस्टिस रमन्ना ने मामले की समाअत करते हुए तबसरा किया कि आप आखिर इतनी जल्दी में क्यों हैं, जब मामला आएगा तब समाअत होगी। नाअहल करार दिए गए 17 MLAs ने मामले की जल्द अज जल्द समाअत करने की सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज जुमेरात को भी मुस्तरद कर दिया। नाअहल करार दिए गए MLA सुप्रीम कोर्ट में अपनी मवाफ़क़त में फैसले की तवक्को कर रहे थे। साबिका हुकूमत में स्पीकर रहे रमेश कुमार के नाअहल करार देने के फैसले को रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है। कर्नाटक की येडियुरप्पा काबीना ने हैदराबाद कर्नाटक का नाम तब्दील करके कल्याण कर्नाटक करने को मंजूरी दे दी है और हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ हैदराबाद कर्नाटक की अक़लियतों में सख्त बेचैनी पाई जा रही है। हुकूमत के इस फैसले को अक़लियतें मुस्लिम मुखालिफ फैसला भी करार दे रही हैं। खास रिपोर्ट। साल 1956 में रियासतों की तश्कील जदीद पर लिसानी बुनियादों पर साबिका रियासत हैदराबाद के 3 अजला बीदर, गुलबर्गा और रायचूर को कर्नाटक में जम कर दिया गया था। जोग्राफियाई और तारीखी एतबार की वजह से इसे हैदराबाद कर्नाटक इलाका कहा जाता रहा है, लेकिन कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत को शायद जोग्राफिया याद है और न ही तारीख। दोनों को नजरअंदाज करते हुए हैदराबाद कर्नाटक इलाके का नाम कल्याण कर्नाटक करने का फैसला किया गया है। इसी तरह से नजरअंदाज किया गया है और अब तक यहाँ HKRDB डेवलपमेंट जो बोर्ड है उसमें भी यहाँ पर चेयरमैन तक नहीं है, उसकी तरफ ये लोगों का फोकस नहीं रहता है। सिर्फ नाम की तब्दीली, कभी गुलबर्गा को तब्दील करके कलबुर्गी करते हैं, हैदराबाद कर्नाटका को जो है आज कल्याण कर्नाटका करते हैं, जबकि 70 साल से लेकर अब तक कोई कल्याण का काम नहीं हुआ यहाँ पर। ये कल्याण सिर्फ ही प्रोपेगेंडा करते हैं। यहाँ पर
एक जो मुसलमानों के खिलाफ स्ट्रैटेजी जो बनाकर, उनके खिलाफ जो जहन बनाकर कर्नाटक की सरकार करने की कोशिश कर रही है। निज़ाम सरकार को सिर्फ इसलिए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो मुसलमान थे। 12वीं सदी के अजीम रूहानी रहनुमा और लिंगायत मजहब के बानी महात्मा विश्वेश्वर की जाय पैदाइश ताल्लुका बिस्वा कल्याण जिला बीदर की मुनासबत से इस इलाके को कल्याण कर्नाटक का नाम दिया गया है। महात्मा विश्वेश्वर ने समाज में वर्ण सिस्टम, छूतछात और मनुवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी और हिंदू मजहब में रिफॉर्म्स की वकालत की थी। लेकिन उस रूहानी पेशवा को एक महजूद कर इलाक़े हैदराबाद कर्नाटक का नाम कल्याण कर्नाटक रखा है। इसके खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एहतजाज करती है और येडियुरप्पा से ये कहती है कि है ना पूरे कर्नाटक का नाम ही कल्याण कर्नाटक रखें, वरना नहीं तो इलाक़े हैदराबाद कर्नाटक को उतनी बड़ी शख्सियत को महदूद ना करें। ये बहुत बड़ी लिंगायतों की तौहीन है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन हम देखते हैं 2014 से इसको मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी की तरफ धकेला जा रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब देखते हैं कि हैदराबाद कर्नाटक रीजन को कल्याण कर्नाटक का नाम दिया गया है। इसकी वजह क्या है, हम सबसे बड़ा सवाल है। ये देखिए, हैदराबाद कर्नाटक रीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1956 से पहले यह हैदराबाद अनडिवाइडेड स्टेट का एक हिस्सा है। ये हिस्टोरिकली और ज्योग्राफिकली आप इसको झुठला नहीं सकते। सीएम येडियुरप्पा 17 सितंबर को गुलबर्गा में हैदराबाद कर्नाटक यौम इंजमाम के मौके पर गुलबर्गा में परचम कुशाई के बाद इसका बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर ऐलान करेंगे। कर्नाटक हुकूमत के इस ऐलान के साथ ही हैदराबाद कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड का नाम भी कल्याण कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड हो जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। मुल्क के मौजूदा हालात से मुसलमान मायूस नहीं, लेकिन फिक्रमंद जरूर है। हुकूमत हर हाल में जमहूरियत, दस्तूर और अखलाकी इक़्तिदार का पासो लिहाज रखे। बेंगलुरु के दौरे पर आए जमात इस्लामी हिंद के अमीर जमात सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। बेंगलुरु में जमात इस्लामी हिंद के तहत हालात हाजरा पर खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। जमात इस्लामी हिंद के अमीर जमात सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी और दीगर मिली इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के बाद मिल्लत इस्लामिया का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। एलामिया में कश्मीर के हालात पर तशवीश का इजहार किया गया। एलामिया में कहा गया कि हुकूमत कश्मीरियों के वक़ार और बुनियादी हुकूक को फौरन बहाल करे। वही हमने कहा है कि जिस तरीके से हटाया गया है, ज़ाहिर है कि यह बहुत ही बुनियादी दफ़ा है हमारे दस्तूर की, तो इसको वहाँ के कश्मीर के नुमाइंदों को नज़रअंदाज करके, वहाँ की असम्बली को बाईपास करके, ज़ाहिर है कि दस्तूर में ही लिखा हुआ है, हमारे दस्तूर में भी, कि असम्बली की करारदाद के बाद सदर जमहूरिया काम कर सकता है। तो वहाँ की असम्बली की को नज़रअंदाज करके, वहाँ के तमाम सियासी कायदीन को क़ैद करके या नज़रबंद करके, वहाँ कर्फ्यू लगाकर, कम्युनिकेशन कट करके जिस तरीके से दफ़ा हटाई गई है, हम समझते हैं कि बिल्कुल गैर जमहूरी तरीक़ा है, गैर दस्तूरी तरीक़ा है। और इसके ज़रिए कश्मीर के लोगों के दिल हम नहीं जीत सकते। हमको उनके लोगों, वहाँ के लोगों के दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए, उनको ख़रीब करने की कोशिश करनी चाहिए, दूर करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि UAPA तलाक़ सलासा क़वानीन अवाम की मर्जी के खिलाफ हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात से मुसलमान मायूस नहीं, फिक्रमंद ज़रूर हैं। लेकिन बहरहाल फिक्रमंद है, एंशियस है, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुल्क के सारे पीस लविंग सिटीजन्स, जस्टिस लविंग सिटीजन्स, हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस, हमारे सारे भाई जो मुल्क के फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ में यकीन रखते हैं, वो सब एंशियस हैं, वो सब फिक्रमंद हैं। तो फिक्रमंदी है, मायूसी नहीं। इस वक्त इस मुल्क में जो हालात डेवलप हुए हैं और क़रीब में लोगों के दरमियान नफ़रतों को और दूरियों को बढ़ाने की जो बात हुई है, जुल्म और तशद्दुद जो हो रहा है, मॉब लिंचिंग्स और लॉलेसनेस की जो कैफियत है, और ख़ुसूसन हुकूमत जमहूरियत के नाम पर अथॉरिटेरियनिज़म और डिक्टेटरशिप का जो अंदाज़ इख्तियार कर रही है, उस पर तशवीश का इजहार किया गया। इस मौके पर मिल्लत में इत्तेहाद और बिरादरान वतन से अच्छे ताल्लुकात कायम करने पर जोर दिया गया। मुसलमानों से अपील की गई कि वो समाज में आला इखलाक और किरदार का नमूना पेश करें, इस्लामी तालीमात खुसूसन आयली कवानीन की पाबंदी करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।
कर्नाटक में अक़लियती तलबा को साल 2018 की स्कॉलरशिप अब तक नहीं मिली है। इस संगीन मसले पर बेंगलुरु में अक़लियती महकमे के दफ्तर पहुंचकर तलबा ने पुरजोर एहतजाज किया। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के तहत हुए इस एहतजाज में कहा गया कि रियासत में लाखों अक़लियती तलबा के साथ नाइंसाफी की जा रही है। स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से लाखों तलबा का मुस्तकबिल तारीक है। महकमा अक़लियती बहबूद ने साल 2019 की स्कॉलरशिप का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन साल 2018 की स्कॉलरशिप अब तक नहीं मिल पाई है। अक़लियती डायरेक्टोरेट के दफ्तर में तलबा और वालिदैन ने अपनी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अक़लियती महकमे के अफसरान लापरवाही बरत रही हैं। तलबा के साथ ऑफिसर्स का रवैया भी दुरुस्त नहीं है। मुस्लिम सियासतदान भी इस संगीन मसले पर बिल्कुल खामोश हैं। रियासती हुकूमत में भी अक़लियतों का कोई नुमाइंदा तक मौजूद नहीं। इस मसले के सिलसिले में अक़लियती डायरेक्टोरेट की डायरेक्टर अदा फातिमा ने कहा कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ कर ये प्रॉब्लम बोले तो हमें वो बोलने हमें नहीं बोलते, हमें अथॉरिटी नहीं है, हमारा अथॉरिटी ऊपर है कर बोलकर हमें किसे बात करना है। इधर स्टूडेंट्स हमारे पास पैसे नहीं, स्टूडेंट्स के पास बोलते हैं तो मैं डेली आओ यहाँ करके बोलते हैं हमें डेली करने करना का ये कॉलेज छोड़को कचा चुने जाना नेक्स्ट टाइम है। मकसद क्या है बोले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इसकी वजह से ड्रॉप आउट्स हो गए। ये जो है ना कुछ वैलिड रीजंस रहेंगे वो, मगर हम ना फर्क नहीं पड़ता। वो मेन स्टूडेंट्स को क्या है सो उसे स्कॉलरशिप होना। कॉलेज से क्या डिमांड करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना लोन लेकर पढ़ने वाले हैं। अब लोन लेकर पढ़ता रहती है, वो लोन क्लियर करना बहुत सारे स्टूडेंट्स से ड्रॉप आउट्स हो गए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेते हैं? एजुकेशन सेक्टर में सामने नहीं बढ़ लगे हो तो मेन रीजन है क्या रीजन क्या बोलते हैं, पढ़ने आगे नहीं बैठे। जो पढ़ ले को इनको चुनो लोग क्या कर ले कि माइनॉरिटी वाले पुश कर ले नहीं। SC/ST का तुम्हें उठा को देंगे स्कॉलरशिप उनकी जो डेट बोल कर रहती है वो डेट पर होना बराबर ऑन टाइम क्या होता है। कॉलेज के पास कहते हैं कि स्कॉलरशिप चली जाती है, उनकी फीस सबका तभी पे जाती है। हमारी ये बार की स्कॉलरशिप का सितंबर में डेट खत्म होने का आ रहा हो, ये 2019 टर्म के स्कॉलरशिप का हमें आखिर 2018 का आपको स्कॉलरशिप पूछ लगा खींचो ये एज कर लेकिन हमारी कम्युनिटी को फिर अब तक एक बार भी आई नहीं। मैं भी हैंडीकैप हूँ, ये फिरने की वजह से नहीं होता। मेरे को भी कितना घर को फिरना अब बहुत मेरा पूरा हैंडीकैप। अच्छा पढ़ती है, हमारे बच्चे पढ़ाने के लिए ताकत नहीं, उसे ना हमें आती बोलना ना कुछ तो भी। अब स्कूल से ये लेको वहाँ से बस ये लेको क्या आखिर ले लेकर ना सोई ना ही सो कहीं को बोलो मदद करना सबे। हमारे बच्चे अच्छा पढ़ती है, हर बच्चे भी अच्छा पढ़ती है, पढ़ाने की ताकत नहीं, हेल्प करो करके बोलो। हमारा गवर्नमेंट का पैसा है हमारे बच्चों को देने के वास्ते बोलो। हमारे बच्चों को अभी फीस हमें बन को नहीं, ये महीना एग्जाम ही टेस्ट ही हमारे बच्चों को वास्ते आए थे। गए 2 साल से हम भी आए थे, नहीं दिए स्कॉलरशिप। 2 साल से नहीं आए, 2-3 साल। एक बच्चे का 3 साल से नहीं आए, एक बच्चे का 2 साल से नहीं आए, एक बच्चे 3 बच्चों का है नहीं आकर है अभी भी। वो आने पर वैसा बोले। क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्या बोल रहे हैं? अभी 2 दिन में इशू करते हैं करके बोले हैं, तो वो कुछ भरोसा नहीं है इसका। कर्नाटक कांग्रेस ने येदियुरप्पा हुकूमत और मरकज रियासत के मुफादात को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया। कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र में आए सैलाब की वजह से कर्नाटक को 50,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ, लेकिन बीजेपी की मरकजी हुकूमत इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही। इस जिम्न में कांग्रेस ने आज रियासत की एहतजाज किया। कांग्रेस लीडरान ने हर जिला और तालुका में एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए येदियुरप्पा और मोदी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रायचूर म्यूनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन के लीडरों ने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर जिला डिप्टी कमिश्नर वेंकटेश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एसोसिएशन के सदर और मजदूर तंजीम के लीडर मारप्पा ने मीडिया को जानकारी दी कि गुज़िश्ता 8 महीनों से सैकड़ों बल्दी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं दी गई हैं, जिनमें 284 सैनिटरी खातून मुलाजमीन और 22 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 8 महीनों से तनख्वाह न होने के सबब कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं।